जो लोग कह रहे हैं कि 370 हटा हमारे लिए अच्छा नहीं हो, वो टेररिस्ट है। बिल्कुल, मैं उसका रीजन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका रीजन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम चीन से मदद लेंगे, वो टेररिस्ट क्यों नहीं है? वो टेररिस्ट ही हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम चाइना से मदद लेंगे, वो टेररिस्ट ही हैं। तो देखिए, जम्मू के ही लोग खासकर अगर बात करें, कश्मीर के भी लोग, जम्मू के भी लोग इस आर्टिकल 370 हटने से वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। और घाटी में कुछ ऐसे नेता भी हैं, आप बेहतर जानते होंगे, उन्होंने नाराजगी जताई, उन्होंने चीन से मदद मांगी, उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन से मदद लेंगे और आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। ऐसे लोगों को नेता कहना गलत है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक कहना गलत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ के नागरिक नहीं है, इस तरीके से टेररिस्ट हैं। उपदेश राणा, आप जानते होंगे, हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट में सुर्खियों में रहते हैं अपनी बयानबाजी को लेकर। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की सरकार ने नेट दिया, टेक्नोलॉजी थी, तो ये भड़वे बोलते हैं कि बेरोजगार कर दिए। और सुन रहे भड़वे अभी लांडिया, मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम नहीं जानते कौन सी पार्टी का। मोदी हमारा और हम मोदी के। सुन मेरी बात, मोदी हमारा और हम मोदी के। एज ए प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ मैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर। और इस देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ज्यादा चप मत करिए, अपनी टेक्नोलॉजी वहीं रख, अमेरिका में घुसेड़ देंगे वहीं। भारत के ताज यानी कि जम्मू की धरती में कदम रख चुके हैं उपदेश राणा। आप जानते होंगे, हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट में सुर्खियों में रहते हैं अपनी बयानबाजी को लेकर, और इस वक्त जम्मू में पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या उद्देश्य लेकर ये जम्मू में पहुंचे हैं। उपदेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जम्मू परिवर्तन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी समस्त टीम का। उपदेश जी, पहला मेरा सवाल रहेगा, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है जम्मू में, तो क्या लगता है कि क्या आपकी पूरी प्लानिंग है, आप जम्मू में आए हैं और क्या सोच विचार के लिए आए? देखिए, हमारा एनजीओ पूरे देश में काम कर रहा है और मैं करीब 6 वर्ष से जम्मू में पहले से ही आ रहा हूँ, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ रही हो। अभी हमसे जो साथी बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, उनकी ये डिमांड थी कि ये एनजीओ यहाँ पर भी आया जाए। वैसे वो हमारे साथ मिलकर काम करते ही हैं, लेकिन वो एनजीओ हमारा यहाँ स्थापित किया जाए। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर एक ऑफिस अपना आज उसका शुभारंभ कर दिया है, अपने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बना दिए हैं और 15 जुलाई के बाद हम कश्मीर में भी अपना एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं। उद्देश्य इसका ये है कि हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सक्रियता उनकी बढ़े, घाटी में भी और यहाँ भी और सकारात्मक रूप से कार्य कर पाएँ। उपदेश जी, सुर्खियों में रहते हैं आप अपने बयानबाजी को लेकर, तो आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आपकी बयानबाजी होती है, इंस्पायर किससे हुए हैं आप? देखिए, मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से हमने होश संभाला है, जब से हमें ज्ञान हुआ है चीज़ों का, तो हमने बाला साहब ठाकरे को देखा है। वो ऐसा व्यक्तित्व थे कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए, देश के लिए सब कुछ किया और शायद इतना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस इस सवाल के जवाब में मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत प्रेरणाएं उनसे ली हैं। देश के लिए बहुत कुछ किया है बाला साहब ठाकरे ने, तो क्या लगता है कि ऐसे नेता थे या आप समझते कि बहुत कुछ किया उन्होंने मुल्क के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए, तो इस तरह के लोगों की ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में? बिल्कुल है। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए कि अगर आप पूरे आंकड़े निकाल लें हर प्रदेश की कि कहाँ पर स्थिति हमारी कितनी है और कैसी है और पहले क्या थी, पहले हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान तक, काबुल तक, कहाँ तक था, क्या क्या चीज़ थी, कैसे यहाँ आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ का ध्वस्त करना शुरू किया, तब एक दर्द होता है उन चीज़ों को पढ़ के। लेकिन फिर हमें ये याद आता है कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाला साहब ठाकरे भी ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं। तो अच्छा लगता है और ज़रूरत है पूरे देश में, मैं मानता हूँ ऐसा। आपकी एक वीडियो बहुत तेज़ी से जम्मू कश्मीर में भी वायरल हुई थी, नाराज़ थे आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से। देखिए, नाराज़ तो उनसे हुआ जाता है कि जिनसे हम कभी प्यार से रहे हों, जिनसे हमारा कभी कोई पक्ष रहा हो और जिनसे हमारा कोई पक्ष ही ना रहा हो, जिनसे हमारी कोई हमदर्दी ही ना हो, तो उनसे नाराज़गी कैसी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि किसी के कुछ बयान चुभ जाते हैं और बयान इतने चुभ जाते हैं। उनका एक बयान था, उनका ये कहना था कि यहाँ पर तिरंगा लेकर कोई नहीं आ सकता, तिरंगा लेकर नहीं आना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में तो बैठा नहीं हूँ मैं, या जब मैं आया था उस टाइम भी जम्मू कश्मीरी था, हिंदुस्तान का ही अंग था। तो मुझे लगा कि इस तरीके से उनका कोई बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री का, तो मैं यहाँ पर आया और जो मेरा अधिकार है उसी अधिकार के तहत मैंने अपने यहाँ पर तिरंगा फहराया। एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप आर्टिकल 370 हटने से पहले भी जम्मू कश्मीर में आए हैं, जम्मू में आए हैं,
उस दौरान और अब आर्टिकल हटने के बाद क्या बदलाव आपको देखने को मिला यहाँ पे? बदलाव की बात है तो मैं इसमें इस संबंध में आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने स्टेट को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब 370 और आर्टिकल 35 यहाँ था तो उनकी कुछ सीमाएं थी, उनको एक मन में एक डर था। डर का मतलब ये कि उनको थोड़ा सा लगता था कि ये परेशानियाँ हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो ये एक तरीके से इतिहास में लिखने वाला कार्य किया है, अब सभी बिल्कुल फ्री माइंड है। और उसी का नतीजा ये है कि हमारे साथ जो साथी जम्मू से और आगे से जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सक्रियता, अपनी पूरी सक्रियता घाटी में और यहाँ बढ़ाएंगे। अब देखिए, जम्मू के ही लोग, खासकर अगर बात करें कश्मीर के भी लोग, जम्मू के भी लोग, इस आर्टिकल 370 हटने से वो नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। और घाटी में कुछ ऐसे नेता भी हैं, आप बेहतर जानते होंगे, उन्होंने नाराज़गी जताई, उन्होंने चीन से मदद मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन से मदद लेंगे और आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। ऐसे लोगों को नेता कहना गलत है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान का नागरिक कहना गलत है। ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लोग यहाँ के नागरिक नहीं है, इस तरीके से टेररिस्ट हैं। वो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि 370 हटा हमारे लिए अच्छा नहीं हो, वो टेररिस्ट हैं। बिल्कुल, मैं उसका रीजन आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका रीजन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम चीन से मदद लेंगे, वो टेररिस्ट क्यों नहीं है? वो टेररिस्ट ही हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम चाइना से मदद लेंगे, वो टेररिस्ट ही हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी बयान आया है सेना प्रमुख का कि शायद वहां से सेना कम की जा सकती है। कल परसों में आप अपडेट भी होंगे। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान से जो टेररिस्ट घुसते थे उसमें शायद कुछ कमी आई है, लेकिन जो ऑलरेडी घाटी में हैं, आप मेरा सारा समझिए, जो ऑलरेडी घाटी में हैं उनका क्या किया जाए? अभी एक हत्या हुई है राकेश पंडित जी की। सीआरपीएफ के कैंप पे त्राल में कल हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। तो ये लोग पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके नहीं आ रहे हैं, ये लोग यही मौजूद हैं। मतलब घाटी के लोकल आतंकवादी हैं। सभी को नहीं कहूँगा मैं, वो लोग जो ये बोलते हैं कि हम चाइना से मदद लेंगे 370 करने के लिए, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो आतंकवादी हैं। जो लोग हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं वो आतंकवादी हैं। वो जम्मू का बॉर्डर पार करके नहीं आते हैं वोरा जी, वो यहीं के लोग हैं, घाटी के ही लोग हैं। तो जिस तरह से बात की जाए घाटी की, अगर हम बात करें, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और कश्मीरी पंडित की हत्या हो रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? कुछ हो सकता है? विश्व के पटल पर एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसकी एक मेजॉरिटी एक हिस्से से विस्थापित की गई हो। ऐसा विश्व के पटल पर दूसरा देश आपको नहीं मिलेगा कि मेजॉरिटी में वो लोग हों और उन्हीं लोगों को ये रात को 2 बजे कहा जाए कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहां से भाग जाओ। एक हिंदुस्तान, बड़ी ही ऐसी भावना के साथ आपको कह रहा हूं कि मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं कि इनको ये कह दिया गया लाखों के लोगों को कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ो और निकल जाओ यहां से। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है। कश्मीरी पंडित डिटेंशन कैंप में रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। हत्याएं भाजपा के ही लोगों की क्यों हो रही है, मुझे आप ये बताइए। और भी तो पार्टियां यहाँ होंगी सक्रिय, दिक्कत किन से है? दिक्कत उनको उन्हीं से है। और ऐसे ही लोगों को मैं आतंकवादी संबोधित कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडित कल भी निशाने पर थे और आज भी निशाने पर ले जा रहे हैं। हमारी सक्रियता हम इसीलिए यहाँ लेकर आ रहे हैं कि हम वहाँ से लोगों को धीरे धीरे इधर मूव करेंगे और अपना ही देश है और अपना बल बढ़ाएंगे और हम सक्रिय होंगे और इस घाटी को पूरी अच्छे तरीके से हम अपना काम करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जब सत्ता पर आएंगे बहुत जल्द हम जो है जितने भी कश्मीरी पंडित माइग्रेट हैं उनको विस्थापित घाटी में करेंगे। तो क्या लगता है कि शायद देरी हो रही है या कुछ? देखिए, आप भी भली बातें जानते हैं कि कोविड है पिछले कुछ समय से, और मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, एक राष्ट्रवादी इंसान हूं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा है उसको वो पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, ऐसी मेरी आशा है। आप एक सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत सारी वीडियो मैं भी आपको काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कब मतलब बहुत सारी वीडियो आपकी ऐसी वायरल होती हैं जिसमें आप बहुत सारे गुस्सा प्रकट करते हैं, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है आपको कि कई बार आप ओवैसी पे भड़क जाते हैं, कई बार आप डॉक्टर साहब पे भड़क जाते हैं, पार्क साहब पे? देखिए बोरा जी, अगर कोई नेता ये कहे कि भारत माता डायन है, अगर कोई ये कहे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, अगर कोई ये कहे दूसरे पक्ष को कि भाई तुम ज़्यादा कट्टर हो, हम सब सहन कर रहे हैं, एक तबरेज का मामला यूएनओ चला जाए, रिंकू शर्मा, डॉक्टर नारंग, ऐसे कितने नाम जिनकी हत्याएं हो गई हों राजधानी में, और उन पर एक वर्ड ना बोल लें तो गुस्सा आता है। और वही गुस्सा अपनी लाइव में
अपनी उस भाषा शैली में वो दिखाई देता है। बस सिर्फ इतनी सी बात है। कुछ समय पहले महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दी थी कि अगर जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तो तिरंगे को भी हम जो है वो सम्मान नहीं देंगे। तो जम्मू में प्रदर्शन हुए, आपने वो देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने तिरंगा उठाकर रैलियां निकाली। तो क्या लगता है कि घाटी के नेता किस तरह की मंशा रखते हैं? एक दौर मुझे याद है कि जब यहाँ के अलगाववादी नेताओं को पूरा जेड प्रोटेक्शन हुआ करता था और अब वो तिहाड़ में हैं। और महबूबा जी के बयान पर मैं इतना कहना चाहूँगा, घाट यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से घाटी तक तिरंगा ही तिरंगा आपको दिखाई देगा हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में। हम रैली निकालें वहाँ खड़े होकर, और उन आतंकवादियों की जो चाइना को ये बोलते हैं कि चाइना से मदद लेंगे, उनकी छाती पर खड़े होकर हम भारत माता की जय के जयकारे लगाएंगे पूरी घाटी में। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं वही बात बोलता हूँ जो करता हूँ। 6-7 साल से हम काम कर रहे हैं और ये काम हम करने के लिए आए हैं। उपदेश जी, आखिरी सवाल रहेगा, काफ़ी समय हो चुका है। पहले भी आप जो है 370 से पहले आप लाल चौक में तिरंगा लहरा चुके हैं। अब आपने जम्मू में अपना जो है ऑफिस का शुभारंभ किया है। घाटी के लिए क्या विचारधारा है आपके लिए? क्या घाटी में किस तरह से आप काम करेंगे? क्योंकि वहाँ पर खतरा भी है, आतंकवादी जो है गतिविधियाँ हैं, हत्याएँ हो रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही हैं, कश्मीरी पंडित्स की हो रही हैं। तो क्या आप लगता है कि आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं अगर आप वहाँ पर अपना जो है ऑफिस का शुभारंभ करेंगे? देखिए वोरा जी, अगर मैं परिणामों की चिंता करता तो शायद आपके साथ ना बैठा होता और ना अगले महीने में वहाँ जा रहा होता। मैं परिणामों की चिंता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस देश की मांग है और ये भारत माता ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, मैं अपनी तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरे राष्ट्र प्रेम जिनमें है। हो सकता है वहाँ दिक्कत हो, दिक्कत तो आज के समय में है ही है, लेकिन हम अपना संख्या बल गिनाना चाहते हैं कि ये घाटी हिंदुस्तान की घाटी है, ये कश्मीर हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान के ही लोग अगर वहाँ जाने में डरेंगे, हिचकिचाएंगे या अपनी जान की दुहाई ये सोचेंगे कि जान ना चली जाए, तो शायद उन लोगों को, जो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम चाइना से मदद लेंगे, उन लोगों का जो साहस है वो बढ़ता जाएगा, दुस्साहस। इसलिए हम यहाँ काम करने के लिए इसलिए आए हैं कि जो भी परिणाम हो, कुछ भी हो, लेकिन हम पूरी सक्रियता, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी सक्रियता घाटी में बढ़ाने वाले हैं। घाटी में आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा? सिंपल सी बात है, मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोग नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके शायद बहुत कम आ रहे हों। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से बहुत कम लोग जो राष्ट्र से सहमत नहीं है, राष्ट्र की नीतियों से सहमत नहीं है, और जो लोग ये बोलते हैं कि हम चाइना से मदद लेंगे, 370 गलत हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब वही लोग हैं। बुरहान वानी के पीछे चलने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे। तो ऐसे लोगों से दिक्कत है। हम एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत सम्मान करते हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं कलाम को, लेकिन कसाब की अगर बात करेंगे, बुरहान वानी की, आतंकवादी की ये बात करेंगे, तो हम वहाँ आकर हमें चिढ़ होती है, वहाँ आकर गुस्सा होता है। तो जो लोग उस टाइम उनको फॉलो कर रहे थे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है घाटी में किस तरह से ग्राउंड वर्क करेगी? क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे या फिर सिर्फ ऑफिस ही सीमित रखेंगे? जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, जो हिंदुस्तान के तिरंगे का सम्मान करते हैं, जो हिंदुस्तान के प्रतीक भगवा का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी मजहब से हों, किसी दल से हों और किसी भी लोकलिटी से हों, उनको हम अपनाएंगे, उनके साथ काम करेंगे। लेकिन जिनकी विचारधारा दूसरी होगी, उनका हम ये नहीं कहेंगे कि हम उनका खड़े होकर मुकाबला करने के लिए आए हैं, हम कोई द्वेष पैदा करने के लिए आए हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी सक्रियता जरूर बढ़ाएंगे। हमें जो अपनी मूवमेंट पूरे देश में करते हैं वो जरूर करेंगे। उनको बुरा लगता हो, लगे, जो दिक्कत उनको आती हो आए, हाँ, लेकिन हम अपना करेंगे। आप अपना काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। उपदेश राणा से बातचीत कर रहे थे। सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, आप भी शायद इन्हें फॉलो करते होंगे फेसबुक पे, और बयानबाजी को लेकर सीधा सवाल जवाब देते हैं। और इस वक्त भारत के ताज जम्मू कश्मीर के जम्मू में इन्होंने कदम रखा है और यहाँ पर इन्होंने जो है अपने ऑफिस का शुभारंभ किया है। ऑर्गेनाइजेशन इनकी जो है ये सामने अभिषेक जी बताएं, उपदेश राणा यूथ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है। और बातचीत की हमने इनसे। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।